आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर किस तरह से गाज गिर सकती है। बताते चले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बयानबाजी की वजह से ही यहाँ पर ये गाज जो है वो गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कार्यवाही की मांग कर दी है और लोकसभा चुनावों के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के विवादित जो बयान है वो लगातार सामने आ रहे थे और विवादित बयानों की वजह से ही ये बड़ी कार्रवाई यहां पर अंजाम में लाई जा सकती है। शोपियां में सरपंच की हत्या को लेकर एजेंसीज पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि बाहर की एजेंसीज को ये पूरा मामला देना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि कार्रवाई करने की जरूरत है। और यह भी कहा गया था कि धारा 370 हटने के बाद एक बड़ा दावा पेश किया गया था सरकार की तरफ से कि आतंकवाद खत्म हुआ है। अगर खत्म हुआ है तो फिर किस तरह से यहाँ पर इस तरह से घटनाएं जो है वो पेश आ रही हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला विवादित बयान दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए रैलियों का दौर शुरू कर दिया गया है, लेकिन उस बीच में पूरी तरह से यहाँ पर एजेंसीज पर सवाल खड़े कर दिए गए, सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े कर दिए गए। अब यहाँ पर आप देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर एक बड़ी कार्रवाई किस तरह से हो सकती है। अटकलें लगाई जा रही है कि गाज यहाँ पर गिर सकती है क्योंकि बयानबाजी की वजह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर यह कार्रवाई हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां पर कार्रवाई की मांग कर दी है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर यहां कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल अब यहां पर यह उठता है कि पूरे देश के अंदर किस तरह से इस पूरे बयान को लिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का राग अलापते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला देखे गए और ये पहला मौका नहीं है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। इस तरह से कई बार बयानबाजी की गई है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी बातें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए थे कि अगर माहौल को सही करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए और उसके बाद ये कह दिया गया कि एटम बम उनके पास है। और तीसरे दिन आपने देखा किस तरह से अपनी बड़ी बात को सामने रखा गया कि सरपंच की जो किलिंग हुई है, इंटरनेशनल एजेंसीज को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है और उन्हें ये पूरी कार्रवाई सौंपने की जरूरत है। यानी कि देश की एजेंसी पर वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहे थे। चलिए आपको सुना देते हैं कि आखिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बात को किस तरह से सामने रखा। सबसे पहले वो सुनिए, फिर पैनल की ओर चलते हैं। उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए जो कहते थे आतंकवाद खत्म हो गया है, क्यों मरा वो पंच, क्यों? पूछिए उनसे, क्यों वो दो बंबई के टूरिस्ट थे उन पे हमला हो, क्यों? अगर यहाँ सब ठीक है, उनकी डोरी है, तो होना नहीं चाहिए। ये वतन को इन्हें बर्बाद कर दिया झूठ बोल बोल के, इसीलिए नफरतें बढ़ रही हैं। और मैं तो चाहता हूं कि इन दोनों किलिंग्स के लिए कोई ऐसा जज कायम किया जाए जो इसके सचमुच निकाले किसने मारा। यहाँ तो पता नहीं लगता मारने वाला कौन है। हमारी मुसीबत तो ये है, मुझे बताइए किसी एक केस का आपने देखा कि इन्होंने बताया हो किसने मारा? 370 की वजह से ये और ये कहते थे 370 ने यहाँ पे आतंकवाद लाया है। अब तो 370 है ही नहीं, ये आतंकवाद किधर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? इसका जवाब उनसे पूछिए। आई थिंक आई डोंट नो व्हेदर इट्स conspiracy, but definitely needs to be investigated. Needs to be investigated. Who are responsible? Who are responsible for this? Why? Why? Why Kashmiri Pandit walking in his own orchard? Why was he killed? Why? The man in the shop, he was shot. Why? क्या उसका पता लगा? कोई पता नहीं। आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी कर भारत को अगर एक रखना है तो भाईचारे को कायम करना है। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हैं इसको बंद करना है। चलिए, तो फिलहाल आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सुना है कि किस तरह से वो यहाँ पर निशाना साधते नजर आए हैं, लेकिन अपने विवादित बयानों की वजह से कहीं ना कहीं अब घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बयानों की वजह से ही गाज यहाँ पर गिर सकती है। 80 के दशक में जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल किस तरह से रहा, 90 के दशक को भी याद करने की जरूरत थी और उसके साथ साथ 2003 को भी याद करने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल यहाँ पर क्या कुछ रहा था, किस तरह से यहाँ पर काम होता रहा, क्या उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है, अभी तक कितनी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं, 1987 के अंदर क्या कुछ हुआ और 90 का दशक जो कि हैरान करने वाला ही नहीं, यहाँ पर रोंगटे खड़े करने वाला मंजर था, क्या उस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? एजेंसीज पर सवाल उठाना कितना जायज था?
चलिए अब पैनल के तरफ चलेंगे और पैनल से ही बात करेंगे कि आखिर किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। साहिल बशीर भट्ट है, नेता है बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। माजिद लारमी है, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपका भी स्वागत। और आदर्श गुप्ता जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो साहिल जी, जिस तरह से बड़ी बातें सुनने को मिल रही है, एक बड़ी कार्रवाई को लेकर काम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन लारमी जी सबसे पहले इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब विवादित बयान जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अक्सर देते हैं, गाज गिर सकती है। देखो आशा जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मुझे यहाँ पे इस पैनल डिस्कशन में बुलाया है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा उसने कोई गलत बात नहीं कही। उसने कहा कि हमें अपने हमसाया अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेंगे तब तक यहाँ पे न तरक्की यहाँ पे होगी, न वहाँ पे होगी, न पूरे वर्ल्ड में होगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहाँ पे पाकिस्तान नहीं गए बिरयानी खाने के लिए? वहाँ पे वो नहीं गए? इन चीजों से देखो, ये छोटे मोटे मसले हैं। जो बड़े बड़े इश्यूज है ना, उनकी तरफ ध्यान दिया करो। सवाल उठाना लारमी जी, ये छोटे मोटे मसले हैं, ये छोटे मोटे मसले हैं, ये तो चलते रहते हैं। ये तो अगर हम कहेंगे एजेंसी इस पर सवाल उठा दिया, अगर हम बात करेंगे, यानी कि सुरक्षा बल का सवाल यहाँ पर लगा दिया है कि सुरक्षा बल का, अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो चाहे कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो, आपस में ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमसाया मुल्कों के साथ, हमसाया अगर होता है हमारा, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ताकि यहाँ पे जो आज सिचुएशन है, उस सिचुएशन को संभालने के लिए, उस सिचुएशन को अच्छी तरह से डील करने के लिए जरूरी है कि हमें आपस में बातचीत करनी चाहिए। आपस में बात तब होती है कि आपस में प्यार भी होना चाहिए, समझने के लिए प्यार वादा भी होना चाहिए। जब यहाँ से कोई गलत बात नहीं होगी, अगर यहाँ पे गलत कोई होता है तो वहाँ से नेचुरली वहाँ पे भी गलत होता है, उधर से भी गलत होता है। ये तो वो कह रहे हैं ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। मुल्क है, बात होनी चाहिए। आशा जी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। अभी बजाते हैं ना, दूसरा भी है ताली बजाने के लिए। साहिल जी जवाब दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से भी हाँ तो रुक जाइए, फिर सवाल का जवाब ले लीजिए लारमी जी। साहिल जी जवाब दीजिए। पाकिस्तान की या और किसी मुल्क की तारीफें नहीं करना चाहता। हाँ ठीक है, मैं उनको हमने हमेशा माना लारमी जी, हिंदुस्तान के अंदर चलेगा भी नहीं ना कि पाकिस्तान की तारीफ यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके पास खुद यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। साहिल जी जवाब दीजिए, बार बार आपसे मैं जवाब मांग रही हूँ। मैं ये चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा, ये तो चुप करने का नाम नहीं ले रहे। क्यों चुप करेंगे? क्यों करेंगे? अरे भाई साहब, लारमी जी इस तरह से नहीं। आपकी हैसियत क्या है? मुझे बता दीजिए, आपकी हैसियत क्या है? लारमी जी नहीं, आपकी हैसियत क्या है? इस तरह से नहीं। आदर्श जी जवाब दीजिएगा। एक मिनट लारमी जी, इस तरह से नहीं। मैं हर बार डिबेट में आपका प्रोटोकॉल डिस्कस करने के लिए नहीं बैठती हूँ लारमी जी। हर बार प्रोटोकॉल डिस्कस नहीं करना है मुझे डिबेट के अंदर। आदर्श जी प्लीज एक मिनट, ये लारमी जी की आवाज को डाउन कर दीजिए प्लीज। आदर्श जी एक मिनट देखिए, आप यहाँ पे अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए हैं। आपकी पार्टी का जो पक्ष है उसे रखिएगा। बात कही है आपने, हम दोनों ने बड़े आराम से सुन ली है। अब जो बात सुनाने जा रहे हैं उसको भी आप सुनने का रखिए हिम्मत। इसमें घबराने की कौन सी बात है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान आज पहली बार नहीं आया। आप 2023 को देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने में ऐसा ही बयान दिया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनकी चिंता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, एज के हिसाब से 370 हटने के बाद वो कोमा में चले गए लगते हैं मुझे। वो उनकी परेशानी सबसे बड़ी है। उस बात को अभी तक समझ नहीं पाए कि आप सुप्रीम कोर्ट ने कल भी फैसला दे दिया है, आपकी हर चीज रद्द कर दी गई है कि अब नहीं हो सकता 370 चलेगी है। वो बात उनको हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान से कितनी बात करनी है, कितनी बार बात करनी है? करगिल करवाना है एक और, क्या करवाना है आपने? कितनी बार बात करनी है? और आपको तो अच्छी तरह पता है। अरे बात कर ली थी ना, उसके बाद पुलवामा मिल गया, पाकिस्तान उरी मिल गया, जगह पे खाने के लाले पड़े। पाकिस्तान के किस हुकूमत से बात करनी है आपने? ठीक है, किससे बात करनी है? ISI के हाथों में खेल रही है हुकूमत। छोटा सा कमेंट कीजिएगा जल्दी से। खेल रही है, किससे बात करनी है आपने? ये बताइए आप, वहाँ पे हालात क्या है? पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। आहिस्ता 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 पाकिस्तान से बात करेंगे आप। POJ चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट
देखिए मैं आई एम वेरी मच सरप्राइज जो लारमी साहब अभी बोल रहे थे। मैं इनको याद दिला दूं कि ये उस पार्टी के बिहाफ पे खड़े होके इस वक्त उनकी वकालत कर रहे हैं जिन्होंने डे 1 से, जब से वो वजूद में आए हैं, यहाँ पे सिर्फ रिबेलियन और टेररिज्म फैलाने की कोशिश की है। और मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला जो इन्होंने रिबेल ग्रुप यहाँ पे खड़ा किया, दैट वाज प्लेबिसाइड फ्रेंड। लालवी जी, जवाब का मौका मिलेगा। दूसरी बात, अरे कुर्बानी बाद में दोगे यार, कुर्बानी बाद में दोगे। लालवी जी, जब डिटेल्स मैं गिनाने पर आऊंगी ना, फिर बहुत तरीके से डिबेट शुरू हो जाएगी। फिर लालवी जी जवाब ले लीजिए साहिल जी का। फाउंडर मेंबर हो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का फाउंडर मेंबर है। और जिस वक्त वो लंदन में बैठ के इंटरनेशनल लिबरेशन फ्रंट का मेंबर था, लिबरेशन फ्रंट का मेंबर था ना, यहाँ पर आकर उसे जो फाउंडिंग मेंबरशिप दी थी। अरे जम्मू कश्मीर लिबरेशन, मेरी बात सुनो, ये आजकल जहाद के ये प्रोवोकिंग स्टेटमेंट देके यहाँ के आप वापस 89 नहीं बना सकते हो। आपको लगता है कि ये वापस 89 बनाओगे? एक बाहर निकाल देंगे यहाँ के लोग आपको। आप लोग मिजरेबली फेल हो गए हो पीस लाने के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। इट टुक यू 35 years, लेकिन आप लोग यहाँ पे एक भी पीस के नाम पे पी नहीं कर पाए। और आज फिर तुम यहाँ पे खींच के ले जाना चाहते हो 89 की ओर, जो हम होने नहीं देंगे। जो कोई लालमी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि नवासी की तरफ एक बार फिर से खींच कर लेने की कोशिश हो रही है, और वो तो 87 में ही शुरू हो गया था प्लान। यहाँ पे इलेक्शन में खड़े होते आप लोग तो भाग गए यहाँ से। आपको लालवी जी एक मिनट, साहिल जी एक मिनट, साहिल जी मेरी आवाज आ रही है? साहिल जी एक मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज। लालवी जी, लालवी जी आवाज आ रही है? हाँ, लिसन टू मी प्लीज, 2 मिनट के लिए। अब मुझे ये बताइए, 90 के अंदर जब कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा था, क्या उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का कोई स्टैंड सामने आया? उसमें कोई कार्रवाई यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से की गई, जिसमें मैं आज यहाँ पर साफ शब्दों में अब गिनाना चाहूंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को, क्योंकि बहुत विवादित बयान हो गए हैं। पाकिस्तान के यहाँ पर विवादित बयान उसे लेकर बात होनी चाहिए। एटम बॉम्ब है, उसके बाद देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको लेकर सवालिया निशान है। 300 से ज्यादा हिंदू महिला पुरुष को मार दिया गया, उस पर कोई इन्वेस्टिगेट हुआ है? उसके बाद सरेआम यहाँ पर बलात्कार होते रहे कश्मीर के अंदर, क्या उस पर कोई आप लोगों की तरफ से कार्रवाई की गई? 1 मिनट नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है लालमी जी। इस तरह से शोर मचाने से नहीं होगा, डिटेल्स पर बात करेंगे हम। इस तरह से नहीं। 1 मिनट साहिल जी, 1 मिनट, इस तरह से नहीं। उसके बाद मुस्लिम बन जाओ या फिर कश्मीर से चले जाओ, उस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? उसके बाद यहाँ पर कश्मीर में जो बुला कर लोगों को मार दिया गया, सामने खड़ा करके यहाँ पर मार दिया गया, और आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते भी हैं कि कश्मीर के अंदर क्या कुछ हुआ था। उस वक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को क्यों नहीं बुलवाया गया? और आज अगर जिस तरह से सरपंच की किलिंग्स की बात आती है, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि इंटरनेशनल की एजेंसीज को ले आइए। क्यों? देश के अंदर एजेंसीज नहीं थी क्या? देश के अंदर सुरक्षा बल नहीं है क्या? वो इतने काबिल नहीं है? क़यादत ने कहा कि हम कंडेम करते हैं और कंडेम करते रहेंगे। और 87 के अंदर जो रिगिंग होती है, क्या उसमें जो आप लोगों की तरफ से धांधली की गई, उसमें कोई इन्वेस्टिगेट आप लोगों की तरफ से किया गया? जवाब दीजिए। अब शोर मचाने से कुछ नहीं होगा लालमी जी, इस तरह से नहीं। हाँ बताइए दीजिए जवाब। जितनी बातें मैंने गिनाई है उसका जवाब दीजिए। किस चीज का जवाब? टू द पॉइंट दीजिएगा प्लीज, शोर नहीं। क्या किस चीज का जवाब? 87 की रिगिंग का क्या कोई यहाँ पर आपने कोई इन्वेस्टिगेट कराया है? 90 के अंदर जो कुछ हुआ, जो 89 से शुरू हो चुका था, उस पर इन्वेस्टिगेट हुआ? मुझे बताओ, आपको 87 के बगैर कुछ नजर नहीं आता? क्या दिखाना चाहते हैं? 87 के बगैर कुछ क्या दिखाना चाहते हैं? 87 के बगैर क्या दिखाना चाहते हैं? आदिल जी, आदिल जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि 87 के बिना कुछ नजर नहीं आता। पंखा पर चलते थे,
96 को भी याद कर लेते हैं, 2003 को भी याद कर लेते हैं ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तनख्वाह मिलता था। जवाब दीजिए। जिन्होंने गिराई वहाँ पे तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता था, उन्होंने गिराई यहाँ पे। आपने नर्क बना दिया कश्मीर को। नर्क आप लोग ने बनाया, अगर नर्क बनाया तो आप लोग ने बनाया, यहाँ पे नर्क किसी ने नहीं बनाया, आप लोगों ने बनाया। बार बार डरा रहे हैं आप लोगों ने नर्क बनाया इसको। पाकिस्तान के नाम लेके। यहाँ पे महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, पाकिस्तान की छुड़ियां कई बार टूटी है। बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, वो आप लोग ने यहाँ पे नर्क बनाया। आप लोग इसके लिए जिम्मेदार है, साहिल जी, एक एक कर इस तरह से नहीं। ठीक है, पड़ोसी है, बुरा हो उस पड़ोसी को वहां से भगाने के तरीके भी आते हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे ऐसे पड़ोसी को जो हमें जीने ना दे, हमें हर वक्त तंग करे? आप क्या करें, उस पड़ोसी को हम सर पे बैठा के रखेंगे? ठीक है, अटल बिहारी जी ने कहा था, ठीक है, शब्द कहे थे, पड़ोसी बदल नहीं जाते। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे। लार्मी जी, स्पेशल तौर पर आप इस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आप कहते हैं कि 87 के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है। तो अब हम 2004 से 13 तक का भी देखेंगे और उसके बाद 2014 से 19 का भी देखेंगे। तो प्लीज बी केयरफुल। देख लीजिए, 9,739 आतंकी घटनाएं होती हैं, 2,302 होती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद जब मनमोहन सिंह यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं तो यहाँ आप देखिए 4,005 घटनाएं यहाँ पर होती हैं और आतंकी मारे जाते हैं। लेकिन उस बीच में 995 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं फिर ये घटनाएं होती हैं। शहीद कितने हमारे जवान होते हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार होती है? 1055। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो 419 यहाँ पर शहादतें होती हैं। अब ये सवाल हो गया। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर ये कि जिस तरह से 93, 97, 98, 2000, 2001, 2002, 2003 ये सब मैं आपको आज गिनाना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप लोग बयानबाजी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, कितना जायज है ये जनता को समझना बहुत जरूरी है। 2093 में 14 अगस्त को बस को रोका जाता है और 15 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है। 97 में 21 मार्च को घर में घुसकर 7 कश्मीरी पंडितों को किडनैप कर मार दिया जाता है। 25 जनवरी 1998 को हथियार बंद आतंकियों की तरफ से 4 कश्मीरी परिवारों के 23 लोगों की हत्या हो जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है उनको। उसके बाद 17 अप्रैल 98 को उधमपुर जिले के अंदर प्राणकोट गांव में कश्मीरी हिंदू परिवार है, 27 लोगों की मौत हो जाती है। मौत के घाट उन लोगों को उतार दिया जाता है जिसमें 11 बच्चे थे लार्मी जी। और उसके बाद 2000 की बात करें तो अनंतनाग के अंदर पहलगाम में 30 अमरनाथ यात्रियों की आतंकियों ने यहां पर हत्या कर दी। आपको मैं क्या क्या गिनाऊंगी यहां पर, आप डिटेल्स की बात करते हैं तो फिर पूरी डिटेल सुन लीजिए। 2002 में क्वास्मिंग नगर के अंदर नरसंहार होता है, 29 हिंदू मजदूरों को यहां पर मार दिया जाता है। 3 में नादीग्राम जो नरसंहार होता है जिसमें पुलवामा जिले के अंदर आतंकियों ने 24 हिंदुओं की मौत कर दी, यानी कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया। किन किन चीजों को गिनाना चाहेंगे आज आप, जरा इस पर जवाब दीजिए प्लीज। ऐसे तो पूरी डिटेल पढ़ने लगूंगी तो मुझे लगता है कि डिबेट का समय ही पूरा हो जाएगा और बोलने का मौका नहीं मिलेगा। आपने जो डिटेल बनाई है, तो अगर हम भी अपनी डिटेल बनाएंगे, मैंने नहीं बनाई है, तो हम भी आपको गिनाएंगे। मैंने नहीं बनाई है, एमएचए की तरफ से है, सरकार की तरफ से डिटेल है। और थोड़ा सा प्लीज आप हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा लार्मी जी। इसको कंडेम किया, हम इसके साथ कभी न थे न कभी रहेंगे। हमने हमेशा बोला कि यहाँ पे सेकुलरिज्म होना चाहिए, कम्युनिज्म के खिलाफ है, इन चीजों के खिलाफ है। आदिल जी कुछ कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। इनकी कुर्बानियों पर जोर दिए और आज पूरे हिंदुस्तान में उन्हीं के नाम से आज आप भीख मांग रहे कि हमें। अरे डिटेल्स पर बात कीजिए ना प्लीज, आंकड़ों पर बात कीजिए जो एमएचए दे रहा है, सरकार दे रही है, और उसके बाद हिस्ट्री को पढ़ लीजिए थोड़ा सा। हिंदू मारा मुसलमान मारा गलत है, हम उसके साथ कभी न थे न कभी रहेंगे। लेकिन बयानबाजी तो वैसी ही हो रही है लार्मी जी। बयानबाजी तो आप लोग करते हैं, हमने कभी नहीं की। लेकिन ये सुनने को कभी भी तैयार नहीं है कि हम पाकिस्तान से बात करें। ये अपने दिमाग में ठीक है,
हमें तो यही लगता है कि आज तक लालमी जी 1 मिनट आप जवाब ले लीजिए। हाँ साहिल जी, इन आंकड़ों पे इनको जवाब मांगा जा रहा है। मुझे लगता है इनको भी बाहर पहले पूछना पड़ेगा कि हमें क्या जवाब देना है। स्टेटमेंट देके यहाँ के हालात खराब करके और अपने घर भरे हैं इन लोगों ने। इसके अलावा और कुछ नहीं किया। यहाँ के नौजवानों को खून बेचा है इन लोगों ने, उससे कमाया है। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। करो आर पार्टी सरकार चलाओगे, आर पार्टी सरकार चलाओगे। शर्म करो, शर्म तो उनको आती नहीं है, शर्म आती नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। नेशनल कॉन्फ्रेंस कसाई है यहाँ के नौजवानों का कसा, यहाँ के कत्ल किए तुम लोगों ने, यहाँ के नौजवानों के साथ 21 साल किया तुम लोगों ने। चलिए लालमी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियों ने राज किया है और मलाई खाई है जम्मू कश्मीर के अंदर, और अब इस तरह से बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए। आर पार की सरकार चलाते थे, आर पार की सरकार। अभी जवाब देने के लिए इनको पार वालों से पूछना पड़ेगा दोबारा से। आर पार की सरकार हमें न पसंद है न कभी है। हमें अगर पसंद है सेकुलर गांधी का हिंदुस्तान हमें पसंद है, गांधी का हिंदुस्तान हमें पसंद है, नेहरू का हिंदुस्तान हमें पसंद है, हमें और कोई हिंदुस्तान पसंद नहीं है। आया समझ में आ रहा है? देश को गाली दोगे तो फिर तो क्या होगा लालमी जी? जिस देश के अंदर रह रहे हैं और उसी के खिलाफ बोलेंगे तो फिर किस तरह से चलेगा लालमी जी? ये सवाल है। मैंने बोला हमें गांधी का हिंदुस्तान से प्यार की बात तो हो ही रही है। अगर हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं तो प्यार तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रह रहे हैं, सुख भोग रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आदिल जी, एनडीए में हुकूमत कर रहे थे, मिनिस्टर बने थे, तब किसका गांधी का राज भारत था, तभी गांधी का भारत था। जिस वक्त उमर अब्दुल्ला वहाँ पे एनडीए के मिनिस्टर बने थे, तब भी गांधी का भारत था, आज भी गांधी का भारत है। वो जब मलाई खानी होती है, मलाई तो आप ही खा रहे हैं। मलाई का कसूर आप किसी दूसरे पे क्या दोष है? मैंने बार-बार कह रहा है, आप में हिम्मत है तो डेवलपमेंट की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। लालमी जी, सब कुछ किया है। ये देश सभी का है, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी समुदाय से है, भारत सबका है। लेकिन ये नहीं है कि भारत के अंदर रह लीजिए और उसी के खिलाफ बोलना है और उसी को धमकाने की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए प्लीज प्यार से यहाँ पर, क्योंकि एटम बम है, किसी वक्त आ सकता है। तो क्या भारत के पास नहीं है क्या? भारत की सेना नहीं है क्या जो अव्वल नंबर की सेना है? इनको ये नहीं पता 250 ग्राम का है या 300 ग्राम का है। साहिल जी, नहीं जाएंगे। देखिए आजाद जी, मैं फिर से ये दोहराऊंगा, इन्होंने आज तक जो सरकार चलाई है ना, इनके स्टेटमेंट से ये लगता है इन्होंने आर पार की सरकार चलाई है। और आप जो मैं पूरे हिंदुस्तान में आप इस्तेमाल करते हो, जिन आंकड़ों पे बात कर रहे हैं इनसे जो अपना जवाब देने के बजाय मुझे लगता है इनको बाहर वालों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो इनके सुप्रीमो का स्टेटमेंट आता है वो सिर्फ अपनी हमदर्दी और अपनी जो आर पार की जो हैंड इन ग्लव्स, ये अब तक मुझे लगता है उनके साथ जो सरकारें चलाते थे उनसे पूछ के करना पड़ेगा। जो लालमी साहब मुझे लगता है इस स्टेट में नहीं है कि वो छोटा सा कमेंट रखिएगा प्लीज। जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, चुनाव है, चुनाव को आप अपनी बात रखिए, मुद्दों की बात रखिए, डेवलपमेंट की बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी को कही है उन्हें गलतियां की, लोग समझेंगे, वो समझेंगे इस बात को। वो गलत है, किसको वोट देना है उनको डिसाइड करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को अगर बीच में लाओगे ना, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी जुड़ने के लिए। लालमी जी आपका भी धन्यवाद, आदर्श जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर बात हो रही है, लेकिन सरगर्मियां पूरी तरह से पूरे देश के अंदर हैं। जिस तरह से विवादित बयान दिए जा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रोटियां किस तरह से सेकने की कोशिश हो रही है। जनता जनार्दन है, वो बेहतर तरीके से समझती है कि फैसला किस तरह से लेना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।